हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्लेसिया कार्डिया। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। लेट्स स्टार्ट एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब। सो एक्लेसिया कार्डिया क्या है? इसको इसोफेजियल एक्लेसिया भी कहते हैं, और जो इसोफेजियल एक्लेसिया है ना, इसको सिंपली एक्लेसिया भी बोलते हैं। एक्लेसिया का मतलब ही ये हुआ कि दैट इज इसोफेजियल एक्लेसिया, राइट? तो एक्लेसिया क्या होता है? इसोफेजियल एक्लेसिया इज एन इसोफेजियल मोटालिटी डिसऑर्डर। इसोफेगस में क्या होती है? मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। तो उसका मोटालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? स्मूथ मसल लेयर ऑफ द इसोफेगस। इसोफेगस की जो अंदर की स्मूथ मसल लेयर है, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, वो भी अफेक्टेड हो जाती है। एंड द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, वो भी अफेक्टेड हो जाता है। अब जैसे ये इसोफेगस है, यहाँ से स्टमक अटैच होता है, ठीक है? तो फिर क्या होता है? ये जो स्फिंक्टर है दैट इज़ अ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो इसकी जो स्मूथ मसल्स है उसकी मोटालिटी डिसऑर्डर हो गया, और इसका जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसका भी डिसऑर्डर हो गया। सो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इनकम्प्लीट लोअर इसोफेजियल रिलैक्सेशन। अब फूड आता है तो क्या होता है? ये यहाँ से क्या होना चाहिए? रिलैक्स होना चाहिए, बट ये रिलैक्स ही नहीं होता, इनकम्प्लीट रिलैक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो टोन है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज्ड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन एंड लैक ऑफ द पेरिस्टाल्सिस ऑफ द इसोफेगस। और इसोफेगस में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होनी चाहिए फूड को आगे बढ़ाने के लिए, वो उसमें भी लैकिंग हो जाती है। सो इनएबिलिटी ऑफ द स्मूथ मसल टू मूव फूड डाउन द इसोफेगस। तो एक्लेजिया क्या है? कि इनएबिलिटी ऑफ द स्मूथ मसल टू move food down to the esophagus is called the lack of the peristalsis, and the lack of the peristalsis along with the reduced lower esophageal sphincter movement या रिलैक्सेशन इज नोन एज द एक्लेसिया कार्डिया। तो इस फिगर में आपको दिखेगा दिस इज अ हेल्दी इसोफेगस। ये पूरी इसोफेगस है, और यहाँ पे लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर है जो कि स्टमक में ओपन होता है। एक्लेसिया कार्डिया में क्या होता है? इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं होता, तो जो फूड है यहाँ स्टक होकर रह जाता है, दैट इज ट्रैप्ड कंटेंट्स। Okay, so lower esophageal sphincter does not relax and this is stomach, and there is a क्योंकि यहाँ पे क्या है? फूड जो एक्यूमुलेट हो गया, तो यहाँ पे इसोफेजियल का डायलिटेशन हो गया। और जब एक्सरे करवाते हैं पेशेंट का, तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे ऐसे बड़ा सा बिल्कुल डायलेट हो गई है इसोफेगस, जिसके अंदर जो फूड है वो स्टक्ड है, ठीक है? नाउ the lower esophageal sphincter is a muscle between the esophagus and the stomach that open when food comes in. तो lower esophageal sphincter का क्या काम होता है? कि एक तो ये esophagus स्टमक के बीच में होती है, तो जो फूड आता है esophagus में उसको स्टमक तक लेके जाती है, एंड इट क्लोजेस टू अवॉइड द स्टमक एसिड फ्रॉम कमिंग बैक अप। और इससे एक तो फूड को इसोफेगस से स्टमक में लेके जाती है, और जो स्टमक का एसिड होता है उसको इसोफेगस में जाने से रोकती है। तो अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो फूड जो है वो स्टमक में नहीं आगे जा पाता। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? ये क्यों होता है? द कॉज ऑफ द मोस्ट केसेस ऑफ द एक्लेसिया आर अननोन। बहुत मोस्टली जो केसेस होते हैं वो अननोन रीजन होता है उसका। लोअर इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन आर रेगुलेटेड बाय द टू न्यूरोट्रांसमीटर। एक होता है एक्साइटरी, और एक होता है इनहिबिटरी। जो एक्साइटेटरी होते हैं वो होते हैं एसिटाइलकोलिन एंड द सब्सटेंस पी। ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को एक्साइट करते हैं। और इनहिबिटरी होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड एंड द वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड। ये इनहिबिटरी होते हैं। इम्बैलेंस इन द एक्साइटरी एंड द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन रिजल्ट इन अ हाइपरटेंसिव नॉन रिलैक्स इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो जब क्या होता है? ये जो इम्बैलेंस हो जाता है, जो एक्साइट करता है या इनिबिट करता है न्यूरोट्रांसमिशन, उसकी वजह से जो स्फिंक्टर है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और इसमें जो रिलैक्सेशन है वो हो नहीं पाता, ठीक है? तो साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिस्फीजिया होगा, उसको प्रॉब्लम होगी अपना अंदर खाना लेने में, swallow करने में। डिस्फीजिया टेंड्स टू बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स। स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ओवर द टाइम वो इंक्रीज होती रहेगी, जिससे उसको दोनों फ्लूइड और सॉलिड मतलब पानी पीने और खाना खाने दोनों में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। रिगर्जिटेशन होने लग जाएगा। रिगर्जिटेशन क्या होता है? नॉर्मल जो पाथ होता है फूड का, वो क्या होता है? माउथ हो गया, माउथ से हो गया ईसोफेगस, ईसोफेगस से आता है स्टमक में।
अब स्टमक में वो जा नहीं रहा, तो ये क्या होता है, बैकवर्ड चला जाता है। इसोफेगस से वापस खाना जो है वो रिगर्जिटेट होकर माउथ में आ जाता है। एंड इट ऑल्सो कॉजेज अ चेस्ट पेन बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम की बैक साइड में पेन होता है चेस्ट में, और वेट लॉस होता है क्योंकि फूड स्टमक में नहीं जा रहा, स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ भी नहीं जा रहा जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, तो क्या होगा, वेट लॉस होगा। सम पेशेंट्स कंप्लेंट ऑफ कफिंग व्हेन लाइंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो कुछ पेशेंट जो है कंप्लेंट करते हैं कि जब वो लेटते हैं तो उनको कफ आता है। फूड एंड लिक्विड इंक्लूडिंग सलाइवा आर रिटेन्ड इन द ईसोफेगस, ईसोफेगस में ही जो सलाइवा है वो रह जाता है एंड मे बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स, और हो सकता है ये कफिंग कर रहा हो या कुछ और हो रहा हो, बोल रहा हो, तो वो जो खाना है वो कहीं तो जाएगा, तो वो लंग्स में चला जाता है, इट इज़ नोन एज एस्पिरेशन। If enough food built up, it triggers a need to purge what was swallowed. जब बहुत ज़्यादा खाना हम पेशेंट ने खाया, वो इकट्ठा हो रहा है, फिर वो और खा रहा है, तो एकदम से जब बहुत ज़्यादा खाना इनफ, मतलब जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उससे क्या हो जाता है, पर्जिंग की सेंसेशन होती है जैसे ही वो खाना खाएगा। तो पर्जिंग में क्या होता है कि जैसे ही खाना खाया उसको यूजुअली क्या होता है, वॉमिटिंग से पहले नौजिया होता है ना, कि हमारा जी घबराता है, उसके बाद वॉमिटिंग होती है, बट इसमें क्या होगा कि नौजिया नहीं होगा, डायरेक्टली ही वॉमिट हो जाएगी। ठीक है, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज नॉट बीइंग accompanied विद नौजिया, की पेशेंट बोलेगा मुझे नौजिया नहीं होता, डायरेक्टली खाना बाहर आ जाता है। देयरफॉर नो फूड रीचेज अ स्मॉल इंटेस्टाइन टू हैव इट्स न्यूट्रिएंट टू बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम लीडिंग टू द प्रोग्रेसिव वेट लॉस एंड एनोरेक्सिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में तो जाएगा ही नहीं न्यूट्रिएंट्स, तो इससे प्रोग्रेसिवली पेशेंट बोलेगा मेरा कंटिन्यूअसली जो वेट है वो लॉस होता जा रहा है और भूख भी खत्म हो रही है, या उस डर की वजह से जो पेशेंट है वो खाएगा ही नहीं। ठीक है, इसका डायग्नोसिस पे आते हैं। सो बेरियम swallow इज द मेन डायग्नोसिस टेस्ट, दैट इज जो ये शो करता है दैट प्रोड्यूसिंग अ बर्ड्स बीक, तो ये जैसे बर्ड की बीक है, इस तरीके से शार्प जो है ये शो करता है आगे की तरफ, ऐसे शार्प शो करता है। बर्ड्स बीक। इसोफेजियल मैनोमेट्री, इसोफेजियल मैनोमेट्री होता है जो मसल्स की स्ट्रेंथ को मेजर करती है। इज कंसीडर द की टेस्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग द डायग्नोसिस, ये भी डायग्नोसिस को कंफर्म करती है। बेरियम swallow से क्या हो गया, जब पेशेंट ने बेरियम swallow लिया फिर एक्सरे किया, तो दिख रहा है कि यहाँ पे कितनी डायलेटेशन है और फूड इकट्ठा हो रखा है। ठीक है, मैनोमेट्री से मसल्स की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। मैनोमेट्री रिवेल करती है द फेलियर ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स विद स्वेलोइंग, जब पेशेंट को swallow करने के लिए बोला जाता है तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स नहीं होता, एंड द लैक ऑफ द फंक्शनल पेरिस्टालसिस, जैसा होना चाहिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट वैसा भी नहीं होता है इन द स्मूथ मसल्स ऑफ इसोफेगस। ओके, सो बेरियम swallow हो गया, इसोफेजियल मैनोमेट्री हो गया, फिर आती है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपिंग अलोंग विद द बायोप्सी, बायोप्सी भी करते हैं एंडोस्कोपी के साथ साथ, तो क्या शो होता है, द हाइपोट्रोफिक मस्कुलेचर एंड द एब्सेंस ऑफ द सर्टेन नर्व सेल्स of the myentering plexus, a network of the nerve fibers that control the esophageal peristalsis। तो इसोफेगस के पेरिस्टालसिस को कंट्रोल करने वाली जो नर्व्स होती हैं कुछ, वो एब्सेंस होती हैं, और जो मस्कुलेचर है वो हाइपरट्रोफिड हो जाता है। ठीक है, सो ये इससे हमें डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, लाइफस्टाइल चेंजेस बोथ बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट, पहले भी आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, बाद में भी करने हैं एक्लेजिया डायग्नोसिस होने के। सो एक्लेजिया पेशेंट्स में नीड टू ईट स्लोली, धीरे धीरे खाना खाओ, च्यू वेरी वेल, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर विद मील्स, खाना खाने के साथ बहुत सारा पानी भी पीते रहो, एंड अवॉइड ईटिंग नियर द बेड टाइम, क्योंकि खाना ऊपर की तरफ आएगा, तो बेड टाइम के टाइम पे खाना जो है वो अवॉइड करो। रेजिंग द हेड ऑफ द बेड और स्लीपिंग विद वेज पिलो promotes the emptying of the food ऑफ द स्टमक बाय द ग्रेविटी। अब क्या है, पिल्लो को आप थोड़ा सा जैसे डबल पिल्लो लगाया है या अपने हेड को रेज करके उस तरीके से सो, तो जो ग्रेविटी की वजह से इसोफेगस जो है वो धीरे धीरे एम्प्टी हो जाएगी। और मेडिसिन कौन सी देते हैं, द ड्रग्स दैट रिड्यूस द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर आर यूजफुल, दीज इंक्लूड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड द नाइट्रेट्स। फिर आता है ट्रीटमेंट एक न्यूमैटिक डायलिटेशन। न्यूमैटिक डायलिटेशन में क्या होता है, इन बलून, मतलब न्यूमैटिक डायलिटेशन और द डायलिटेशन द मसल फाइबर्स। अब जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको क्या कर देते हैं, उसके मसल फाइबर्स को स्ट्रेच कर देते हैं, एंड स्लाइटली टोन बाय द फोर्सफुल इन्फ्लेशन, फुला देते हैं वहाँ पे बलून ऑफ अ
बलून प्लेस्ड इनसाइड द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो टेम्परेली क्या हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, उसका जो स्फिंक्टर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिलैक्स नहीं हो पाता, वो फोर्सफुली उसको रिलैक्स कर दिया जाता है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एक्लेजिया कार्डिया, दैट इज डिफिकल्टी इन swallowing। और डिफिकल्टी इन swallowing नहीं बोलेंगे इसको, इनएबिलिटी टू पास food from esophagus to the stomach due to the increased lower esophageal tone or incomplete movement of the peristalsis of esophagus, right? So this is eclasia cardia.